लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनज़र अमरावती शहर के धर्मकांठा स्थित शालीमार लॉन में समाजवादी पार्टी और यूनियन मुस्लिम लीग और अन्य संगठनों की ओर से चिंतन बैठक का आयोजन किया गया। इस चिंतन बैठक में अल्पसंख्यक विशेषतर मुसलमानों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक बदहाली पर चिंतन किया गया। साथ ही एक 10 सूत्रीय मांगों की लिस्ट बनाई गई, जिसमें विविध मांगें शामिल है। चिंतन बैठक में आए विविध संगठनों के पदाधिकारियों ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी राय रखी। वहीं इस चिंतन बैठक में बताया गया कि जो पार्टी का उम्मीदवार 10 सूत्रीय मांगों को पूरा करने का आश्वासन देगा, कोर कमेटी उस उम्मीदवार को पाठिंबा देगी। वहीं कोर कमेटी की ओर से जल्द ही ऐलान किया जाएगा कि किस उम्मीदवार को इस बार चुनावी मैदान में लोगों ने सपोर्ट करना है। आप तक की दावत पहुंचाई थी, उस शॉर्ट नोटिस पर आप सभी लोग यहाँ पर आए। बहुत सारे लोग ने अपनी अपनी बातें रखी है, बहुत सारे लोग और बाकी है जो अभी कुछ बोलना चाहते थे मगर वक्त की कमी की वजह से ना बोल सके। ये सारी बातें सुनने के लिए आज चिंतन बैठक है। इस बैठक से पहले ही ये बात कही दी गई थी कि आज कोई फैसला नहीं होगा। हमें पहले ये देखना है कि समाज में कितनी जागरूकता है अपने मुद्दों के लिए। व्यक्तिगत तौर पे हमको बहुत सारा मान सम्मान मिल सकता है, बहुत सारी चीजें भी मिल सकती है, मगर दर्द जो उम्मत का कौम का लेके चलते हैं, मकसद ही ये होता है कि पूरी कौम को उसका फायदा मिले। और उस पूरी कौम को फायदा करने के लिए आज यहाँ चिंतन बैठक की गई और आप सब जो कौम के सच्चे रहनुमा है आज यहाँ पर पहुंचे। जिन लोगों ने समर्थन कर चुका है वो भी है। आज यहाँ पर जो चर्चा में जिस जो बात हुई है, सभी लोगों की बातों को हम एक कमेटी और बनाई जाएंगी। समाजवादी और मुस्लिम लीग ने आप लोग आह्वान किया था, कई संगठनों को भी आह्वान किया गया था, बहुत सारी संगठन यहाँ आ चुकी है। हम बहुत सारी संगठनों को लेकर एक कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी डिसाइड करेंगे कि आज जो चर्चा हुई उसमें ये बात आई कि काजी सादुद्दीन को समर्थन किया जाए। उसमें कुछ लोगों का मशवरा आया कि बच्चू कडू को समर्थन किया जाए। कुछ लोगों का ज्यादातर लोगों का समर्थन ये आया कि कांग्रेस को समर्थन किया जाए। तो ये सारी बातों को हम अपनी कमेटी में चर्चा करेंगे और इंशाअल्लाह ऐसा फैसला करेंगे जो सारी उम्मत को सर उठाकर जीने जैसा फैसला किया जाएगा। ना उम्मत, ना हम रहनुमा, ना कोई रुस्वा होने वाला नहीं। ऐसा फैसला किया जाएगा जो हमारे माजी में हमारे साथ में जो छल कपट हुआ उसको न दोहराया जाएगा। कुछ हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ बातें रहती है। सबके मन का नहीं हो सकता, ये सबके मन का कभी नहीं हो सकता। इसीलिए आप सभी लोगों को एतमाद करना चाहिए। जो हमारी कमजोरी है वो हमारी लीडरशिप है। हमने किसी को अपना लीडर ही नहीं बनाया। हमने हमेशा अपना रहनुमा, अपना लीडर गैरों को बनाया है। तो आज जो हालात है हमारे, उसका नतीजा है। आज भी वक्त है, हमें अपनों में से ही किसी को लीडर बनाना पड़ेगा। हमें अपनों में से ही किसी को रहनुमा बनाना पड़ेगा। यहाँ कोई बाहर से आने वाला नहीं, कोई बाहर से लाने की जरूरत नहीं। हमारे अपने पास बहुत सलाहियत वाले लोग हैं। तो इसीलिए हमारा भी मकसद यही होता है कि सारे लोगों को इज्जत मिले। हमारे लीडर उभर कर आए। हमारे शहर में बहुत सारे लीडर हैं जो हमारी रहनुमाई कर सकते हैं, हमारी लीडरशिप कर सकते हैं, हमारी क़यादत कर सकते हैं। हमारे पास माजी में भी थे और आज भी है और भविष्य में रहेंगे। इसीलिए एक लीडरशिप बनना चाहिए, अपनी लीडरशिप कायम होना चाहिए। इसके लिए आज आप लोगों को बुलाया गया, आप लोग आए। मैं सभी हजरात का, हमारे अध्यक्ष सलीम खान साहब आपकी इजाजत से इस मीटिंग का इंतजाम करता हूँ। हमारे सरपरस्त डॉक्टर अब्दुल रहीम भारती साहब और सर को बोले डॉक्टर अब्दुल रहीम भारती साहब और हमारे सरपरस्त हाजी अब्दुल रफीक साहब और तमाम जितने भी यहाँ पर हमारे बुजुर्ग और जितने भी लोग आए,
हमारे आज इस बीच में आके हमारे शब्बीर कुरैशी साहब, हमारे सादिक भाई, बड़े बड़े लोग, अब्दुल रहमान साहब, बहुत बड़े बड़े लोग आज यहाँ पर आके बैठे। अब सब लोगों ने कीमती वक्त दिया, बहुत बड़े बड़े जिम्मेदार यहाँ पर, मैं सभी लोगों के नाम नहीं दे सकता, डॉक्टर फिरोज साहब है, बहुत सारे जिम्मेदार यहाँ पर आए हुए हैं। और इन लोगों का मकसद यही है कि कौम और मिल्लत ने कोई अच्छा फैसला करना चाहिए और इंशाल्लाह हम सब लोग मिलकर करेंगे। अल्लाह हाफिज। अपने वजूद को पहचान। 10वां है सुकली कंपोस्ट डिपो, जिसकी वजह से अमरावती शहर के पश्चिमी क्षेत्र के लिए जो जी का जंजाल बना हुआ है, ये मदरासी बावा, कलीम नगर, रहमत नगर, हैदरपुरा, हनुमान नगर, कोलपरी गेट, ये पूरा एरिया में कंपोस्ट डिपो के जैसे, मैं वही एरिया में प्रैक्टिस करता हूँ। वहां मैंने देखा कि पेट से संबंधित बीमारियां लेके पेशेंट आ रहे हैं। उसका कारण यह है कि जो कंपोस्ट डिपो का जो पूरा जो कचरा है, कई टन, उसका जो लस है जमीन के अंदर जज्ब होके तो जमीन के पानी में मिल रहा है, और वही जो बोरवेल का जो पानी हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, वही लोगों को पीने में इसमें इस्तेमाल में आ रहा है, और उसके वजह से पेट के संबंधित उनको ये सब तकलीफें हो रही है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं। अब बोलेंगे भी तो बस हम गिने चुने लोग हैं जिन्हें इसे आवाज को दबाने की पूरी कोशिश की जाती है। अरे मेरे घर का काम थोड़ी है मेरे भाई, कौम और मिल्लत का काम है। अगर एक आदमी अगर बोल रहा है, अगर उसकी आवाज को अगर तुम सपोर्ट करते हैं तो आवाज में दम होता है, प्रेशर पड़ता है, और सबसे बड़ी ताकत हमारी ये वोट है। यही तो टाइम रहता है इनसे राज लेने का, इनको नचाने का। पूर्व पालक मंत्री यशोमती ठाकुर को एक निवेदन दिया गया था, जबकि वो पिछले महाविकास आघाड़ी में महिला बाल विकास मंत्री थी। उसके अंडर में काम आता था कि ये जो आंगनबाड़ी वगैरह होती है, हमारी मैडम बैठे हैं यहाँ, अपने यास्मीन नगर, अकबर नगर, इधर के अपना सुफियान नगर, ये सहारा नगर नई बस्तियां है हमारी मुस्लिम आबादियों की, आंगनबाड़ी के एक कोमड़ा घुमाने पे वो काम हो सकता था, लेकिन उन्होंने कोई उस पर सूद नहीं ली। अब ये छोटे छोटे काम तुम नहीं कर सकते, तो ये 10 काम में जो गिना रहा है, ये बड़े बड़े काम क्या घंटा करेंगे। अरे सोचने वाली बात है, अरे हमने सिर्फ वोट देना, बाकी हमारे काम नहीं, ये कहाँ का इंसाफ है। तो मैं बस ये अपने 10 पॉइंट मैंने आपके सामने रखा हूँ, और इसमें आप लोगों के भी जहन में बहुत से ऐसे पॉइंट होंगे अनगिनत कि जो हमारे आज तक कभी पूरे नहीं हुए। तो इसी तरह और हमारे यहाँ मौजूद मेहमान बैठे हैं, ये भी अपनी बात रखेंगे। मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया गया, मैं इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जो लीडरान है, इनके व्हाट्सएप से मिली थी कि इस इलेक्शन में किसको सपोर्ट करना चाहिए। हालांकि जहां तक मेरी मालूमात है, ये दोनों पार्टियां पहले ही कांग्रेस को सपोर्ट कर चुकी हैं। कार्ड ही नहीं छपे, निकाहनामा भरा जा चुका है, गवाह और दूल्हे के साइन हो चुके हैं। अब लड़की कौन सी करना पर हम ये कर रहे हैं। नहीं, बुरा मत मानिए, इनकी हिम्मत है कि इनके बड़ों ने समर्थन देने के तो बात हजम ही नहीं होती, क्योंकि उम्मीदवारी तो बलौन के घर घूम रहे हैं अमरावती का। मुस्लिम को उम्मीदवारी कैसे मिलेंगे। सुनील देशमुख साहब बलौन का काम कर रहे हैं, अचलपुर में बबलू देशमुख बलौन का काम कर रहे हैं, कि उस समय यशोमती ताई बलौन का काम कर रहे हैं, तो मुस्लिम को उम्मीदवारी मिलेंगी कहां से। जो आदमी आपको ये आश्वासन दे सकता है कि हम मुस्लिम को उम्मीदवारी देंगे, आप उससे बातचीत कीजिए। मेरा सिर्फ इतना बोलना है कि पिछले बार ये इन बुजुर्गों ने मुझसे कहा था नवनीत राणा को वोट दो। मैंने बहुत ताकत से काम किया था उसका, मैं रामनगर तक गया था, कोर्ट के आखिरी कोने तक उसका काम करने के लिए, मगर हुआ ये हम उसकी तारीफ कर सकते हैं। ये हमारी मजबूरी समझ लीजिए, हमारी विकलांगता समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, बिसात बिक चुकी है। तो हमारे पास में ऑप्शन सिर्फ एक ही बचता है। जो लोग थोड़ा बहुत गौर फिक्र करते हैं, तदब्बुर करते हैं, तो उनके सामने ये ऑप्शन बचता है कि ऐसे कैंडिडेट की तारीफ की जाए कि जो पार्टी का हो, ताकि पार्टी की भी पुट पर चलती रहे और वो किसी और पार्टी में या किसी और गठबंधन का हिस्सा न बन सके। ठीक है इंशाल्लाह। तो बुनियादी पॉइंट कोई भी कैंडिडेट का इंतखाब करने से पहले जो हमें ज़हन नशीन रखनी है वो ये है कि कौन सा कैंडिडेट भाग सकता है, कौन सा कैंडिडेट नहीं भाग सकता है। बशीर पटेल साहब ने इस ओर इशारा किया। तो बुनियादी बात यह है कि दिनेश बूब साहब, उनका कैरेक्टर कुछ इस तरह से है कि वो आयाराम गयाराम हो गए। इससे पहले दरियापुर विधानसभा से उन्होंने राष्ट्रवादी के सिंबल पर इलेक्शन लड़ा था, शिवसेना के आप यहाँ जिम्मेदार थे, और अचानक पता नहीं ऐसी क्या खिचड़ी बनी कि वो प्रहार के खेमे में चले गए और प्रहार ने उनको टिकट डिक्लेयर किया। प्रहार के सपोर्ट से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, और सारा शहर ही नहीं, सारा जिला बल्कि पूरा महाराष्ट्र जानता है अच्छे से कि बच्चू कडू साहब जो है तो बराह रास्त एनडीए के सपोर्टर है। जाहिर है प्रहार का उम्मीदवार अगर मुंतखब होता भी है, इम्कान तो बहुत निग्लिजिबल है, क्योंकि दरियापुर से जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तो
तो कमोबेश 15,000 कुछ वोट उन्होंने हासिल किए थे आमदार के अंदर में। तो ये तो पूरे जिले का बड़ा इलेक्शन है। बहरहाल उस पर गुफ्तगू नहीं करना है। एक उम्मीदवार वो है। दूसरे नवनीत रवि राणा, पिछली मरतबा यहाँ के सेकुलर समाज ने और सेकुलर ख्याल के लोगों ने भरपूर झड़कर वोटिंग करके उनको चुन के लाए थे और उन्होंने क्रिकेट की तरफ अपना रंग बदला। अब बुनियादी पहलू यहाँ निकल के आता है कि ऐसी क्या वजह थी कि हमारे वोटों से मुंतखब होने के बावजूद नवनीत राणा एनडीए के खेमे में जाकर बैठ पाई। तो हमसे चूक ये हुई थी कि हमने एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के ऊपर में भरोसा किया था। उसके ऊपर में पार्टी की कोई पीक नहीं थी। इलेक्शन के जो कानून है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कानून के मुताबिक कोई कैंडिडेट अगर किसी पार्टी के सिंबल पर इलेक्शन लड़ता है तो वो पार्टी से बगावत करके वो किसी और पार्टी के खेमे में जाके नहीं बैठ सकता है। उसके अंदर में एक प्रावधान है कि अगर कुछ लोगों का, कुछ मुंतखब शुदा नुमाइंदों का गढ़ बनता है तो वो गढ़ को अपनी एक रिकग्निशन लेनी होती है और उसके बाद जो है तो वो किसी दूसरे अलायंस को सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम अगर मुआवजा करते हैं, तीसरा पॉइंट मैं भाई का भी ले लूँ, चौथा पॉइंट कि एक नाम आया है कि एक मुस्लिम उम्मीदवार भी यहाँ पर ऑटो की निशानी लेकर खड़े हैं। जहाँ तक मेरी मालूमात है कोई औरंगाबाद से आए हुए साहब है, उनसे मुलाकात तो कभी हुई नहीं। तो गाजी कुछ सादुद्दीन वगैरह ऐसे नाम है उनका, गाजी सादुद्दीन, नसीम भाई ने मैंने करेक्ट किया है। अब सोचिए कि मैं छोटा मोटा यहाँ सामाजिक कार्य करता हूँ, छोटा मोटा